हे गाइस, पहला पॉडकास्ट है। आज हमारे बीच आईटी इंडस्ट्री के वेटरन नीरज झा जी हैं हमारे साथ, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये कुछ हमारे को इंसाइट दे पाएंगे जो जनरेटिव एआई है हमारी डेवलपर्स की लाइफ में कैसे चेंज लेके आने वाला है, क्या चेंज लेके आ सकता है, उन्हीं पे बात करेंगे। सो हेलो नीरज। हेलो विनीत, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं क्या करता हूँ। जी। तो मुझे लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है, प्योरली आईटी का है, तो प्योरली इनटू द डेवलपमेंट। और मुझे डेवलप करना, चीज़ें और कोड करना बहुत ही अच्छा लगता है। स्टार्ट से ही मैं नई चीज़ें सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, ये मेरा बहुत ही अच्छा, ये मेरा एक फोटे रहा है। और जो नई चीज़ें आती है, जैसे आज के टाइम में अभी जेनेरेटिव एआई है, तो मैं उस पर भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ। उनको देख रहा हूँ कि कैसे डे टू डे लाइफ में डेवलपर ही नहीं, कोई भी जो नॉर्मल आदमी है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है, या डेवलपर्स हैं उनकी कैसे हम इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की पास्ट में मैंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ब्लॉकचेन पे भी किए हैं जो पास्ट में, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड थे। उससे पहले मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स दिया है, जहाँ पे मैं उनके आईटी डिवीज़न को हेड करता था और उनके प्रोडक्ट्स को देखता था जो ट्रैवल से रिलेटेड होते थे। थैंक यू नीरज। सो मेरा यही पूछना था कि जैसे एआई है वो क्या होता है और वो एआई से जनरेटिव एआई कितना डिफरेंट है। देखिए, एआई जो है वो है बेस। अब उस पर ना इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हमने एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हेल्प करे कुछ चीज़ करने में। अब हम जैसे जैसे उस पर इम्प्रोवाइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में बन जाते हैं। तो उनमें से एक ब्रांच है जनरेटिव एआई का। अब उनमें भी अगर हम बात करें जनरेटिव एआई में, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेज आते हैं, जिसमें लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इमेज मॉडल्स हैं, मल्टीमीडिया मॉडल्स हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट काम हैं। तो मोस्टली जो लोग आज के टाइम में जो लोग अवेयर हैं वो है लैंग्वेज मॉडल का, जहां पे आप कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको आप टाइप करते हो और उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे मिलता है। तो उस पे लोग ज्यादा थे। वैसे अगर आप देखें तो इमेज मॉडल्स भी है, जहां पे आप जो है सो इमेज के बारे में लिखते हो या अपने कॉन्सेप्ट को डालते हो और आपको उस हिसाब से कॉन्सेप्ट में आपको इमेज मिल जाता है। या इमेज क्लीनिंग की है, या आपके पास बहुत पुराने इमेज पड़े हुए हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में थे, उसको आपको कलर्ड में कन्वर्ट करने हैं, तो वो इमेज मॉडल के अंदर में आता है, क्योंकि हमने वो डेटा लिया है, उसको अपने मॉडल्स को उस पर ट्रेन किया है और अब हम जो भी इनपुट्स देते हैं वो उस पर काम करके हमें वापस करता है। मल्टीमीडिया मॉडल्स भी हैं। अगर आप उसमें देखो तो आजकल वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है अभी, अगर हम देखें तो, क्योंकि वो मोस्टली वीडियो रिलेटेड होता है और वहाँ पे डीप फेक वगैरह की बहुत सारी बातें आती हैं, जिसमें हम बताते हैं कि भाई ये एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप इसका ध्यान रखें। तो जनरेटिव एआई के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो एंड यूजर यूज करते हैं? जैसे अब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, को पायलट है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। आपको सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करना आना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं और आपको वो लिख करके आपको सारा का सारा दे देते हैं। जैसे मान लो कि मुझे जावा बहुत अच्छी लगती है तो मैं जावा में प्रोग्राम करता हूँ। तो जो काम मुझे पहले 2-3 घंटे लगते थे कि जावा के क्लासेस बनाने हैं, लॉजिक्स लिखने हैं, फिर मुझे टेस्ट केसेस, उसके यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं, तो ये सारा काम होता था जिससे हम करते थे। अभी क्या है कि को पायलट के आने से ये इतना ईजी हो गया, हम उसको जैसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मुझे ये क्लास चाहिए, इसमें ये फंक्शंस चाहिए, हमें उसमें उसके जैसे टेस्ट क्लासेस भी चाहिए, जे यूनिट के जैसे आपको लिख के देना, और वो सारा का सारा एक एटलीस्ट अगर वो पूरा, मैं कहता हूँ कि 100% नहीं तो 80% तो वो करके दे देता है हमें। पर इसमें ये तो एक प्रोग्रामर की बात हो गई, बट अगर इसमें कोई क्रिएटिव फील्ड वाला होगा तो उसको क्या हेल्प मिल सकती है? सिंपल सी चीज करते हैं कि हमें एक स्क्रिप्ट राइटर है जो एक एनिमेशन वीडियो बनाना चाहता है, ठीक है। अभी पहले क्या होता था कि 3 लोग होते थे जो एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसको डायलॉग में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो कैरेक्टर्स क्रिएट करेंगे, फिर वो एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। बट इन मॉडल्स के आने से क्या हो गया ना कि ये एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन में बन गया। आपने उनको आइडिया बताया, वो आपको एक स्क्रिप्ट देंगे। अब आप इस स्क्रिप्ट को रिफाइन कर लो, वो स्क्रिप्ट जैसे रिफाइन होगा आप उनको बोलो कि ठीक है इसको डायलॉग्स में कन्वर्ट कर लो। अभी जो इमेज मॉडल है उनको बोलो कि इस बेसिस पे जो आपका आइडियाज है, जो थॉट प्रोसेस है, उस बेसिस पे आपको कैरेक्टर्स वो ड्रॉ करके दे, वो कैरेक्टर्स ड्रॉ करके दे देगा। अब आपके पास स्क्रिप्ट्स भी है, कैरेक्टर्स भी है। अब आप उन दोनों को कंबाइन करके
आप एक एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। तो अगर हम देखें जो एनिमेशन वीडियो मीन्स एनिमेशन इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते जो फिल्म मेकर्स वगैरह हैं, जो पहले छोटे छोटे फिल्म मेकर्स होते हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनकी लाइफ बहुत ईजी हो गई, वो कम पैसों में अपना काम कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि वेबसाइट्स के लिए खतरा हो गया? जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गई है एक वेबसाइट जिसपे सारे डेवलपर 24/7 ओपन करके काम करते रहते हैं, अब वो तो सारा काम एआई कर देगा फिर। ये तो आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है कि कोई चीज पुरानी होगी, कोई चीज नहीं आएगी, फिर से वो पुरानी होगी, कोई चीज नहीं आएगी। तो इनोवेशन तो हमेशा चलता रहेगा। यही है कि आप बिजनेस में कैसे इनोवेट करते हैं। अभी जैसे कि अगर आप स्टैक ओवरफ्लो की बात करें तो वो भी कनेक्ट कर रहे हैं जो लोग जेनेटिव एआई पे काम करें कि आप उनके ही जो वेबसाइट पे है वो इनबिल्ट कर लें कि उनको यूजर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े कि भाई कोई थर्ड पार्टी यूजर आके और फिर उनको फीडबैक देगा। तो दैट इज अ वेटिंग पीरियड एक्चुअली। मुझे आज जरूरत है, मैं कहीं अभी फंसा हुआ हूं, मेरा प्रोडक्शन डाउन है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मैंने अगर कोरा पे डाला या किसी भी इस पे डाला तो उसके आंसर्स आने में टाइम लगते हैं। हमें जरूरी नहीं कि तुरंत मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को सेम प्रॉब्लम आई है तो ऑफकोर्स ईजी हो जाता है हमारा लाइफ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, तो वहां पे फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। एक टर्म आपने काफी यूज की कि मॉडल। अब ये मॉडल क्या होता है कि क्या ये एक डेटाबेस है कि आपने जो भी अभी तक का उसको आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो और फिर बेसिस, तो मॉडल क्या है? मॉडल कह सकते हो कि एक प्री प्लान्ड हमारा वर्कफ्लो है जिसको आप इनपुट्स देते हो, वो अपने आप को रेडी कर लेता है कि इसके बाद आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो, और वो प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके वो अपने आप को रेडी कर लेता है। अब वो प्रिडिक्टेबिलिटी वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको हमने पहले से ही उस तरह के डेटा, हजारों लाखों डेटा दे रखे हैं और उसको बोला कि देखो इस तरह की डेटा आती है तो इस तरह के काम होते हैं। अभी अगर मैं बोलूं कि एक कहानी लिखनी है मुझे, तो आप जेनेटिव एआई को जाकर के, जैसे ओपन एआई का है, आप जाकर के इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे जाके आप सिर्फ बोल दो कि मुझे एक कहानी लिखनी, तो वो आपको लिख करके दे देगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। अब इसमें काफी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो फ्रेशर हैं या फिर जूनियर डेवलपर रोल में हैं जो कि अपना करियर इवॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे इसको अडेप्ट करें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और इसको कैसे अपने वर्क फ्लो में लेके आएं सो दैट इसका एक एडवांटेज वो लिवरेज ले सकें। कुछ कोर्सेज जो फ्री कोर्सेज है, गूगल की कोर्सेज हैं, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्री कोर्सेज चलाती है जिसमें वो बताती है हाउ टू इंटरैक्ट विद द जेन एआईज। जो ये हमारे जेनेटिव एआईज के टूल्स होते हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट करें, क्योंकि आप उनको जाकर के कुछ भी लिखोगे तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बता देंगे आपको। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ना अपने जो थॉट प्रोसेस होती है उसको बहुत रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2-4 कोर्सेज है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो बेकायदा सर्टिफिकेशन भी देता है, और ये सारी फ्री कोर्सेज है। तो ये तो एकदम वो करे जा करके। फिर उसके बाद टूल्स की बात आती है। टूल्स में जैसे को पायलट हैं, या आप जैसे जेन एआई के, ओपन एआई के टूल्स हैं, सर्च इंजन हैं, बिंग ने भी इंटीग्रेट करेगा, तो उसको आप यूज करें, क्योंकि हो सकता है कुछ जो टूल्स हैं वेरी स्पेसिफिक हैं और वो आपको लाइसेंस बेसिस पे मिलते हैं, तो शायद आप उसको ना यूज कर पाए गिवन टाइम में। लेकिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाओ कि जब मुझे काम मिलेगा और जब मैं उस पर काम करूंगा तो वो कैसे कैसे काम होगा, स्टेप बाय प्रोसेस आप अवेयर रहोगे। तो अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि हाउ टू इंटरैक्ट विद द जेनेटिव एआई, व्हाट आर द वेज, क्योंकि उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। और फिर जो टूल्स मार्केट में जैसे कोड असिस्ट है, आपको जो को पायलट है, कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो उतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, जैसे कोड असिस्ट वगैरह है, एआई कोड है, तो ये आपको इंटेलिजे में आप सर्च करोगे उनके मार्केट प्लेस पे जाके तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। मैं मानता हूं कि वो उतने इवॉल्व नहीं है जितना हमारा को पायलट है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या करना है मुझे। तो ये अगर वो करते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है तो उसमें एक कहते हैं ना कि ऑपरेशनल कॉस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन टू द हायर साइड, तो उसको कम करना। तो ऑपरेशन ये भी जो है ना, एक डेवलपर पे जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, तो एक ऑपरेशन, अगर मैं यही एक डेवलपर मेरा 8 घंटे में जो काम करता है, अगर मैं उसको कुछ टूल्स दे दूं वो 15 घंटे का काम करने लगे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना। जो प्रोजेक्ट में 6 महीने की कॉस्टिंग लेके चल रहा था वो 3 महीने में डिलीवर होगा।
तो कंपनी भी खुश है और कंपनी आर मूविंग टू दैट। तो ये बहुत जरूरी है। तो नीरज जी, आप जब कॉस्ट एस्टिमेशन भी आप करते ही हो, बजट एस्टिमेशन, तो अभी आपने स्टार्ट किया है एआई को भी ऐड करना, कि डेवलपर कहता है तो कितना घंटा आप उसको कम कर सकते हो, हाउ मेनी आवर्स यू कैन रिड्यूस? देखिए अभी इनिशियल है, ठीक है, तो इनिशियल में जब हम उसको लेते हैं तो अभी तो आप एक ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हो कि 15 to 20% ही हम लेते हैं, हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में जो क्या कहते हैं 2-3 साल के अंदर अंदर में ये जो मार्जिन है वो 50% पे चला जाएगा। और क्या क्लाइंट रेडी हो रहे हैं इस चीज के लिए, स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर? क्लाइंट्स हमेशा कहते 50 उनकी व्हाइट लिस्टिंग निकल के आती है, आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट करो एआई के लिए। नहीं तो उसमें जो एआई की कंपनीज हैं वो उनका जो ना स्ट्रैटेजी अलग है। वो क्या कर रहे हैं कि दे आर डिप्लॉइंग द ट्रेंड मॉडल्स फॉर द पर्टिकुलर कंपनीज, और उस पर फिर पहले जनरल ट्रेंड मॉडल्स हैं, ठीक है, अब उस पर आप अपना डाटा डालते हो और वो फिर डे बाय डे, तो स्टार्ट में जो है ना आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत जनरल रहेगी और बहुत ही बेसिक्स रहेगी। लेकिन जैसे जैसे उस पर डेवलपर इंटरेक्ट करना चालू करते हैं और मॉडल अपने आप को ट्रेन करता जाता है उस डेटा पे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जो सो उस तरह के इंफॉर्मेशन मिलने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि डेटा प्राइवेसी भी बन जाती है कंपनी की, सारा इंफॉर्मेशन, और उनके हिसाब से कस्टम एक सॉल्यूशन हो जाता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कंपनीज आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट टू गो इन टू दैट मोड वेयर दे हैव, बिकॉज दे नो द ऑलवेज इन द मार्केट फर्स्ट मूवर हैज एडवांटेज। तो एवरी कंपनी वांट्स दैट, दे वांटेड टू बी द फर्स्ट मूवर एक्चुअली। So in that case, they are ready to accept new things which can improve the efficiency, minimize the cost and everything. मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें बैंक वाज नॉट रेडी। बैंक ने बोला भाई मेरे को तो तुम लोग जो अभी जो भी बिलिंग हो रही है वैसे ही चलाओ, मैं एआई पे नहीं जाने वाला। तो थोड़ा स्टबर्न बिहेवियर रहा कस्टमर का भी। ये क्या ना स्टार्ट है, अभी शुरू हुआ है और मैच्योरिटी आने में टाइम लगती है। तो अब जैसे मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ वो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है और ग्लोबल क्लाइंट है, तो उनका भी ये पॉइंट था जो बात है। और खास करके यूरोपियन, अगर हम जीडीपीआर वगैरह के कंप्लाइंस से देखें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और उसमें हम कोई भी इधर उधर नहीं कर सकते, बहुत ही ध्यान रखना होता है हमें क्लाइंट को उस हिसाब से कन्विंस करने के बाद। और जब वो रिजल्ट्स मिलते हैं तो स्टार्ट में मेरा भी क्लाइंट, जो जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनके भी अपने एप्रीहेंशंस थे कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, बट आफ्टर द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग दे अंडरस्टैंड दैट कि या दे इवन द कंपनीज आर मेकिंग श्योर दैट फॉर देयर क्लाइंट दे आर कंप्लायंस विद द डेटा, एंड दैट वे ऑफ कोर्स इट्स इंक्रीजेस द कॉस्ट, बट समवेयर इफ यू सी इनटू द लॉन्गर रन they are building a ecosystem where they can save the cost. When we started with the cloud in 2015, or when the cloud wave came, even at that time the financial institutions have their own reservations कि हम क्लाउड पे डेटा नहीं डाल सकते हैं। अब नए तरीके से उनको सॉल्यूशन दिया गया कि नहीं, हम डेडिकेटेड करेंगे, हमारा जो डेटा सेंटर है वो इस तरह से होगा, आपका सिर्फ लोकेशन ऑफ द सर्वर बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, और मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी आपकी। यू कैन ऑन द क्लिक ऑफ द बटन्स यू कैन मैनेज कंप्लीट डेटा सेंटर, और वट एवर द यू हैव द सर्वर्स, जो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको कि मैन पावर चाहिए। तो इट्स ऑल ओवर द टाइम यू पीपल गेट कन्विंस दैट ओके हाउ दे हैव टू वर्क एंड एडजस्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजी, सो दैट वे दे आर कमिंग। अब इसमें जॉब मार्केट क्या सिर्फ एग्जिस्टिंग जॉब में ही एआई आएगा, या कुछ ओपन हुई हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक एआई के लिए ही प्रोफाइल आ रहे हैं आपके अकाउंट में या आपकी कंपनी में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जो मैं थोड़ा सा ट्रेंड देख रहा हूँ जो स्टार्ट हो रहा है अभी, कम है मार्केट में, इस तरह के जो सो ये नहीं दे रहे, लेकिन किसी किसी जॉब में मैं देख रहा हूँ अवेयरनेस ऑफ द ओपन एआई, हाउ टू यूज, ये कुछ कंपनियां लिख रही हैं आपको अवेयरनेस। व्हेन दे से अवेयरनेस दैट मीन्स दैट हाउ टू यूज द टूल्स, आपको कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, कैसे उनसे जो सो काम लेना है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अभी एकदम प्योरली नहीं बोल रहे कि यू नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट एंड यू नीड टू बी डूइंग द थिंग्स,
But in many of the jobs, it is coming as that you need to be aware that how to use these tools in your day-to-day work. तो नीरज, इसमें जॉब कैसे, मतलब जॉब मैं पाइथन पढ़ के एआई डेवलपर बनूंगा या जावा पढ़ के, या मतलब मेरे को अगर एआई डेवलपमेंट में कुछ करना है, मेरे को अपना टूल बनाना है, मेरे को ही अपना चैट जीपीटी बनाना है, समथिंग लाइक दैट, तो मैं किस लैंग्वेज पे काम करूं, किस डेटा सेट पे, क्या आईओटी का कुछ होगा इसमें कनेक्शन? आई डोंट नो कैसे डॉट्स में कनेक्ट करूं। आईओटी इज समथिंग विच इज कलेक्टिंग द डेटा। जॉब्स में क्या है, तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो क्या है कि आप एक डेवलपर है, यू वांटेड टू यूज इन योर डेवलपमेंट, यू डोंट वांटेड टू डेवलप एनीथिंग, बट जो आप लैंग्वेज है, जो भी चीजें हैं, उसमें आप जो है सो जनरेटिव एआई को यूज करना चाहते हैं, देन यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द टूल्स। ओके, इफ यू वांटेड, अगर आप जाना चाहते कि नहीं मुझे तो उसमें जाना है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो मैच्योरिटी है वो पाइथन की है। अगर हम देखें मार्केट में ट्रेंड और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन है, जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट है, तो जो मैच्योरिटी कहते हैं ना कि बिकॉज बहुत टाइम के बाद पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज आया, अगर हम देखें सी के बाद, C++ के बाद बहुत ज्यादा गैप रहा, जहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक जो ना जो आप लैंग्वेज सीखो और दोनों ही काम कर सको, तो वो पाइथन ने आके उस चीज को ब्रेक करा। और बहुत ही अच्छा है, ये हार्डवेयर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, साथ के साथ सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। तो उस चीज को लेकर के मुझे लगता है कि अगर एआई में, प्योरली एआई में घुसना है, आपको अपने मॉडल्स बनाने हैं, अपने ट्रेनिंग करने हैं, आप चाहते हो कि भाई मैं मॉडल्स को ट्रेन करके कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाऊं, कुछ नया चैटबॉट बना दूं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि पाइथन इज द सेफेस्ट। अगर आप फ्रेशर वगैरह हो तो आप बेटर टू गो विद पाइथन। पाइथन का जॉब्स इतना क्यों नहीं मार्केट में दिखता? फॉरेन में है ऑफ कोर्स, अब्रॉड मैंने देखा काफी ज्यादा है, बट ये इंडिया में क्या हो गया? क्या मतलब हम लोग सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं एआई का, या कभी हम एआई को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे कुछ? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पाइथन के जॉब्स नहीं है। बैकएंड में तो हमेशा ही मुझे लगता है, जो ट्रेंड मैं देखता हूँ अभी के टाइम में, तो उसमें मुझे 3 या 4 लैंग्वेजेस ही नजर आती है। बाकी उसके बाद जो ऑटोमेशन के टूल्स हैं वो तो अलग हैं अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो मेजर 4 लैंग्वेजेस जो मुझे समझ में आती है, तो उसमें एक तो आपका जावा है, आपका डॉटनेट है, उसके बाद जो आपका पाइथन है। ये 3 तो आपको एकदम टॉप पे। और अगर थोड़ा सा अगर हम उससे हट के जाएं, जहां पे यूआई वगैरह की बात करें, तो नोड जेएस इज ऑल्सो कमिंग, क्योंकि उसकी कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो वो 4 ये एकदम ट्रेंडिंग में, अगर आप ट्रेंडिंग भी देखोगे तो आपको ये चारों दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं ऊपर में ट्रेंड कर रहे हैं। जावा का क्या है कि जावा हैज इवॉल्व ओवर ए टाइम। अगर मैं बात करूं जो है सो 2000 वगैरह की या 2002 वगैरह की, तो शायद उस टाइम पे हमें किसी ने बताया तो हम बोलते थे C++ बहुत अच्छा है। उस टाइम पे जावा एक नया था, लेकिन जावा पिछले 20-25 सालों में इवॉल्व हुआ, तो उसका एक टाइम है, अब वो मार्केट में स्टेबिलिटी है उसकी। तो पाइथन को भी थोड़ा टाइम लगेगा, और पाइथन के जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप ये नहीं कहते। और जो भी जॉब्स हैं दे आर ऑल्सो वेल पेइंग, बट द थिंग इज दैट राइट नाउ द कंपनीज आर वेरी स्पेक्टिकल अबाउट सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, क्योंकि उनके बहुत स्पेसिफिक काम होते हैं और वो एक्सपर्ट चाहते हैं जो एक्सपीरियंस करके, जो सीख करके अच्छे से आए और वो काम करे। अभी कंपनीज धीरे धीरे उसको बिल्ड करें कि हम वर्कफोर्स भी तैयार करें, लोगों को ट्रेनिंग भी दें और फिर काम कराएं। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो एक फीलिंग हो कि मार्केट में कम है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि डॉटनेट, जावा, पाइथन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज रिलेटेड टू कि आपका नोड जेएस है या जो सो आप एंगुलर कह लो, ये इस तरह की जो है उसमें काफी जॉब्स हैं। वीडियो उन्होंने डेविन ने निकाला था, डेविन एआई ने, तो वो काफी ज्यादा उन्होंने दिखाया था कि शायद 4 डेवलपर्स का काम 1 डेवलपर करेगा। तो इस पे तो फिर मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स आएगा? क्या जॉब जाने वाली है? ये एक साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन होता है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर किसी जमाने में रेडियो था तो उसके बाद टीवी भी आया, ठीक है, और किसी जमाने में प्रिंट मीडिया था तो आज डिजिटल मीडिया भी है। कोएग्जिस्ट दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे सबका चलता रहता है, सबके अपने अपने स्किल सेट है। तो वो जो इवोल्यूशन है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके हिसाब से
तो मार्केट में जॉब जाएगा नहीं, जॉब रिप्लेसमेंट होंगे। तो अभी क्या होगा ना कि जो डेवलपर्स नॉर्मल डेवलपर्स है, जैसे जावा डेवलपर है, ठीक है, तो 4 जावा डेवलपर की जगह पे एक ही जावा डेवलपर काम करे, लेकिन ये जो 3 डेवलपर है ना, अब वो उनको मूव करना पड़ेगा वहां पे जहां पे वो एआई के मॉडल्स पे काम कर रहे हो और मॉडल्स बना रहे हो, ट्रेन कर रहे हो और उस एक डेवलपर को दे रहे हो, ठीक है, जिससे कि वो और ज्यादा इफिशिएंटली काम कर सके। तो मिला जुला करके ये थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट है और इवोल्यूशन है। कंटेंट राइटिंग वालों का तो बिल्कुल काम खत्म हो गया नीरज। मतलब मैं जॉब मार्केट देखता हूँ, बहुत माइन्यूटली देखता हूँ, और उसमें मेरे को कंटेंट राइटिंग वाले सबसे ज्यादा लगता है जिनका जॉब गया। सेकंड शायद एचआर लोग हैं जो इससे सफर हुए हैं, उनका भी एआई टूल में जॉब में क्या हुआ शायद, पर ये कंटेंट राइटर तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड लग रहे हैं मेरे को। ये क्या करें? जहां पे ऑटोमेशन वगैरह की बात है वो तो एक अलग ही चीज है, एचआर के जॉब पे हम बाद में आएंगे। लेकिन जहां पे क्रिएटिविटी की बात है ना, तो आपको ना अपने क्रिएटिविटी को ना थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिए, जो जनरेटिव एआई की बात हम करते हैं ना, वो जो डेटा है उसी पे ट्रेंड हुआ है। तो अगर ये सारे क्रिएटिव लोग चले जाएंगे तो फिर तो एक ही जैसे आंसर साथ आते रहेंगे, हमें नया कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो ओनली थिंग इज दैट कि दीज पीपल हु आर इनटू दिस काइंड ऑफ जॉब, दे हैव टू वर्क मोर, वर्क हार्डर एक्चुअली, कि वो और ज्यादा क्रिएटिविटी ला सके अपनी चीजों में। क्योंकि जो क्रिएटिविटी वो ह्यूमन माइंड ला सकता है ना, एक अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं या उसको ह्यूमन एंगल से देख रहे हैं, वो क्रिएटिविटी ना वो शायद जेन एआई को लाने में टाइम लगेगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। आप देखिए, जब एक पहले प्रिंट मीडिया था और जब डिजिटल मीडिया आया तो लोगों ने बोला पेपर बंद हो जाएगा, अखबारें बंद हो जाएगी, कोई नहीं पढ़ेगा, इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो अखबारें आज भी हैं, उनका एक बेस है, लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। और वो ऐसा नहीं है, वो जनरेशन से जनरेशन पढ़ रहे हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे, वो उसमें कोई ये ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, वो आगे पीछे होगा। कुछ लोग जो डिजिटल प्रिंट मीडिया में थे वो डिजिटल मीडिया में चले गए, वहां को छोड़ करके उन्होंने जो पेपर के लिए लिखना था, अब उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा स्किल्स अपडेट कर लिया और समझा कि भाई इंटरनेट पे मुझे कैसे कंटेंट डालने हैं। हम और आप, जब हमने और आपने काम स्टार्ट किया था, तब से अगर आप देख लें और अभी का देख लें, तो हमने तो शायद बहुत बेसिक C++ से काम स्टार्ट करा था और सीखा हमने C++। मुझे अभी भी याद है कि हम जब कंप्यूटर की क्लासेस में जाते थे तो वो डॉस के कमांड्स और ये वो सीखते थे, हमें वो पढ़ाया जाता था। लेकिन हमने उन चीजों को ये नहीं माना कि अब तो यही आता तो यही हमने अडॉप्ट करा। एक और बात जो मैंने नोटिस करी, मतलब पिछले कुछ 2 दशक में, वो ये था कि हम लोग शायद डंप करने में चीजों को थोड़ा सा सोचते हैं कि यार इस पे मैंने 4 साल काम किया, आपने भी PHP पे काम किया, मैंने भी किया, उसे डंप करने में हमने 1 सेकंड नहीं लगाया था। मुझे याद है हम दोनों ने छोड़ दिया था उस पे, यार ये किसी काम की नहीं है, निकलो इससे लैंग्वेज से। और भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स रहे, काफी लाइब्रेरीज रही, हमने छोड़ी ये चीजें। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आपको चेंज लाना पड़ेगा, आप बिना चेंज के प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हो। और अगर आज आपको देखो ना कि मार्केट 15-18 साल हो गए हैं, और अगर मेरा मार्केट में रिलेवेंस है, मुझे लगता है उसका एक ही रीजन है कि मैंने जो भी मेरे पास चैलेंजेस आए, जो भी मुझे लगा कि ये मार्केट में है, इसकी ये मुझे करना चाहिए और ये सीख करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैंने उसको सीखा। मैं PHP पे था या C++ पे था तो मैंने उसका .NET भी सीखा, मैंने .NET पे काम किया। मुझे लगा अच्छा ये हो गया, अच्छा चलो ठीक है, अब मैं एक्सपेरिमेंट देखता हूँ कि नई चीज क्या है, तो मैंने जावा पे काम करना शुरू किया। और फिर जावा के काम करने के बाद मैंने जो सो Node.js पे भी काम किया। तो वो जो है एक एडेप्टिबिलिटी थी। और उसका रीजन ये कि आज की डेट में जब मैं सॉल्यूशनिंग करता हूँ, जब मेरी क्लाइंट से बात होती है, तो मैं एक अच्छा सॉल्यूशन उनको दे सकता हूँ जो कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि मैं कंपैरेटिव स्टडी करके बताता हूँ उनको कि आप यहां जा रहे हो तो क्या हो सकता है, आप दूसरी लैंग्वेज में जाओगे तो क्या होगा। आपको जो सो, अगर आज के डेट में बहुत सारे जो सो मोबाइल डेवलपर्स वगैरह भी हैं, तो अब उनको समझ में नहीं आता कि नेटिव ऐप बनाना है या हाइब्रिड बनाना है। तो वो समझना पड़ता है कि भाई नेटिव ऐप बनाना है, अगर आप गेम्स खेलो, हार्डवेयर एक्सेलरेशन कर रहे हो, तो आपको नेटिव ऐप ही चाहिए होगा, आप हाइब्रिड से नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मल ई-कॉमर्स चला रहे हो या कुछ नॉर्मल सा चैट वैट है जहां पे हार्डवेयर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो आप हाइब्रिड से कर सकते हो, आपका चल जाएगा काम।
वो भी डिपेंड करता है कि फिर आपके यूजर बेस कैसे आपके ग्रो करते हैं ओवर द टाइम, तो उसको फिर ध्यान में रख करके फिर देखना पड़ता है। तो ये ओवर द टाइम की बात है, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रहती हैं। और उस एडेप्टिविटी में जेन एआई, तो मैं कहता हूं कि भाई जो भी लोग हैं उनको इससे लेना देना है या नहीं है। भले हो सकता है कि वो कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। वो अगर आज के डेट में एक बैंक में क्लर्क भी हैं जिनका काम है कि भाई डेटा एंट्री करना है और डेटा एंट्री करके सेटलमेंट करना है, वो भी ये चीज सीखें। वो भी इतना तो सीखें कि आपको अगर कुछ सर्च करना है, आपको कुछ अगर पूछना है तो आप उस पर कैसे पूछें कि आपको तुरंत आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट बन के आया है वो कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, यूजर स्पेसिफिक नहीं, क्लाइंट स्पेसिफिक नहीं है। दिस प्रोडक्ट वॉज मेड फॉर द मासेस, सबके लिए है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम अगर बात करें टूल्स की तो हम बोलते हैं सैप है, एसएपी है, या फिर दूसरे टूल्स हैं जो सीआरएम वगैरह के टूल्स हैं, तो बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, बोलते हैं ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है ये वो। बट ये एकदम लीक से हटके है। आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है कि हाँ, इनसे हमें काम लेना है तो हमें इनको कैसे काम बताना है, तो वो चीज है। तो ऑटोमेशन और एआई में क्या मतलब, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूं, क्योंकि एआई ठीक है, बट क्या ऑटोमेशन सबसेट है एआई का? कैसे आप इसे देखते हो? ऑटोमेशन क्या है कि आप कोई चीज रिपीटेटिव कर रहे हो तो आपने उसका एक पाइपलाइन बना दिया और एक इंस्ट्रक्शन डाल के बोला कि यही करते रहो तुम। ठीक है, और एआई जो है ना इवॉल्व होता है, आपका ऑटोमेशन इवॉल्व नहीं होता है। ऑटोमेशन का एक फिक्स काम है। आपने बोला कि हर एक महीने की 30 तारीख को आपको 10 मेल भेजने हैं, आपने कर दिया उसको, वो हर एक महीने की 30 तारीख को 10 ईमेल भेज देगा। इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लेन है, काम ऐसे ही है ऑटोमेशन के। अगर आपको सैलरी ट्रांसफर करनी है, आपने बोल दिया कि भाई हर एक महीने की 31 तारीख को सबको सैलरी ट्रांसफर होनी है, तो ये एक ऑटोमेशन है। क्योंकि पहले ह्यूमन बैठ करके और एक एक आदमी को सैलरी ट्रांसफर कर रहा है। बहुत बार एरर्स भी होते थे। अभी आपने ऑटोमेशन कर दिया तो आपकी लाइफ इजी हो गई है, आपने मैन पावर पे सेव कर लिया, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बच गया। जेनरेटिव एआई एकदम अलग है इससे। वहां पे क्या है कि वहां पे उसकी अपने आप की लर्निंग है। ठीक है, और वो आपको एक पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है आपके लिए। आप अगर उसे बोलो, आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आप उसको बोलोगे कि मुझे ये काम 4 स्टेप्स में करने हैं, तो ये 4 स्टेप्स मुझे करके दो, तो वो एक पाइपलाइन बिल्ड करके आपको दे देगा और आप उसको लगा करके आप अपना काम करा लोगे। जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आगे भी आने वाले समय में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे और डिफरेंट चैलेंजेस पे आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा विनीत जी आपसे बात करके। आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहिए। जितना भी हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।